हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेके आया हूँ फ्रेंड। और हिस्ट्री का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 ईस्वी। इस सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप जाके सिलेबस भी देख सकते हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उस सिलेबस में बताया गया, उस वीडियो में बताया गया है कि आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं। और 8 यूनिट में मैं पहला यूनिट लेके आया हूँ। इसी तरीके से हम 8 यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रारंभिक यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की व्याख्या के स्रोत बताना है। यानी जो हमारी पुरानी भारतीय इतिहास है उसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। परिचय। भारत के प्राचीन अतीत की जानकारी हमें मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक, तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से। साहित्यिक में आपका आ जाएगा, साहित्यिक का अर्थ होता है जैसे वेद हो गया, पुराण, रामायण, महाभारत ग्रंथ, ये सारी चीजें से हमें हमारे भारत के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक वस्तुएं जैसे हो गई अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मूर्तियां, चित्रकलाएं, इन सब से पता चलता है। और विदेशी यात्री यानी जो चीन, अफगानी, जिस तरीके जो विदेशी हमारे देश में आए थे और जो उन्होंने भारत का विश्लेषण किया, जो पीछे वृतांत छोड़ के गए हैं, उससे भी भारत के बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं। तो भारतवर्ष संसार प्राचीनतम एवं महानतम देशों में से एक रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को जानने के लिए कई स्रोत किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भी बहुत सारे स्रोत ढूंढे हैं जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। जैसे शिलालेख, सिक्के, स्मारक, इनसे भी क्या पता चलता है, पुरानी भारतीय इतिहास की सभ्यता के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अभिलेख। ये अभिलेख, जो अभिलेख होता है फ्रेंड, ये सबसे पुरातात्विक स्रोतों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं। अधिकतर अभिलेख किस पे पाए जाते हैं? ताम्रपत्र, पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र, दीवारों, प्रतिमाओं, यानी पत्थरों पे, शिलाओं पे, खंभों पे। ताम्रपत्र वो होता है तांबे का एक वस्तु ली जाती है, उसको पीट के एक चादर के रूप में बनाया जाता है, कागज के रूप में, और उस पे गहराई से लिखा जाता है। ठीक है। और दीवारों पे प्रतिमा यानी चित्रों से क्या मिलते हैं? पुरातात्विक यानी भारतीय स्रोत, भारत को जानने के स्रोत मिलते हैं इन सभी चीजों से। प्राचीन भारत का इतिहास देख लेते हैं। इतिहास का अर्थ समझ लेते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ही इतिहास कहलाता है, यानी जो पीछे 200-300 साल पुरानी जो चीजें हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? यानी इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके जनक कौन है? हेरोडोटस। याद रखना नाम। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। अब आते हैं अपने मूल क्वेश्चन पे कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत क्या है। ये तो हम बेसिक डिटेल समझ रहे थे कि इतिहास है क्या, इसके ये सारी चीजें। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को निम्नलिखित हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगे आपके सिक्के, अभिलेख। अभिलेख में आप देखेंगे स्तंभ है, मूर्तिलेख है, स्तंभ, मूर्तिलेख, ताम्रलेख, स्मारक, चित्रकला, मुद्राएं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और आपके धार्मिक साहित्य में देख लेंगे वेद, ब्राह्मण, वेदांत, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब से भी क्या होता है? धार्मिक साहित्य से भी क्या पता चलता है? हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानने को मिलता है कि हमारे उस समय हमारे कैसा कल्चर रहा, कैसे लोग रहते थे, किस तरीके से, सारी चीजें रामायण महाभारत से भी पता चलती है हमारे भारतीय इतिहास को जानने में। और तीसरा है विदेशी यात्रियों के स्रोत, यानी यूनानी जो आए, चीनी जो भारत में आए, फारसी जो आए, जिन्होंने यहाँ पे विश्लेषण किया और जो अपने पीछे विद्वान छोड़ के गए, ठीक है, स्टोरी छोड़ के गए, उनसे भी क्या पता चलता है? भारतीय इतिहास को जानने का मिलता है। आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब एक एक चीजें पढ़ेंगे। तो पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पता करेंगे, फिर साहित्यिक स्रोत, फिर तीसरा विदेशी यात्रियों के। आपको इस तरीके से डायग्राम बना लेना है पेपर में, ठीक है, कि भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत है। उस तरीके से आपको डायग्राम बनाना, तो टीचर एक आइडिया लगा लेगा कि बच्चे ने पेपर में किया क्या है। आगे देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत उन्हें कहते हैं जिनमें अतीत या इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत उन्हें कहते हैं जिनमें अतीत या इतिहास को जानने में मदद मिलती है, उसे क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, ये चीजें भी देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत का संबंध प्राचीन अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियां, चित्रकला, ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। यानी जो पुरानी विरासत है, जैसे हमारे पुरानी विरासत में आप देख ले पुरातात्विक स्रोत है, बहुत सारी चीजें हैं। मूर्तियां आप देख लिए कितने बने, स्मारक कितने बने हुए हैं, बहुत सारी। अभी आप इंडिया गेट, लाल किला, ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत ही है। पुराने की उस समय राजा महाराजा ने किस तरीके से इसको बनवाया, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। ये साधन काफी विश्वसनीय होती है, इन पर विश्वास किया जाता है कि हाँ वास्तव में ये चीजें उस समय रही होगी। इन स्रोतों की सहायता से प्राचीन काल के विभिन्न मानवीय गतिविधियों की काफी सटीक जानकारी मिलती है। यानी उस समय मानव किस तरीके से रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनके जीवन शैली क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी, ये सारी चीजें पता चलती हैं। इन स्रोतों से किसी समय में यानी जो पुरानी समय है विशेष में मौजूद, यानी इन स्रोतों से किसी समय विशेष में मौजूद लोगों को रहन सहन, किस तरीके से रहते थे, कला, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, जीवन यापन, ये किस तरीके से इत्यादि का ज्ञान होता है। किससे, पुरातात्विक स्रोतों से। इनमें से अधिकतर स्रोतों को वैज्ञानिक सत्यापन किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के प्राचीन स्रोतों का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। यानी जो पुरानी चीजों को ढूंढते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूरा वैज्ञानिक भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो पुरातत्वविद कहा जाता है। भारतीय इतिहास के पुरातत्व संबंधी सामग्री को 4 विभागों में बांटा गया है। जो भारतीय इतिहास के पुरातत्व संबंधी सामग्रियां हैं उनको किस तरीके से बांटा गया है, ठीक है, उनको खुदाई से प्राप्त सामग्रियां, अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, चित्रकला, ये सब पुरातात्विक स्रोत है भारतीय इतिहास के। अब पुरातात्विक स्रोत में पहला अभिलेख के बारे में थोड़ा करेंगे। इस तरीके से हम डायग्राम बनाया फ्रेंड, जो ऊपर आपने देखा है अभिलेख। ठीक है, इसके बारे में सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक चीजें। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो नए बच्चे हैं देख रहे वीडियो को, वो पूरा देखे, स्किप ना करें। तो पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगे। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। आपको पता चल गया कि पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। आपको किसी स्रोत के बारे में नहीं लिखना है तो, लेकिन अभिलेख के बारे में आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभिलेख क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व मिले हैं। ठीक है, सबसे पुराना जो मध्य एशिया के बागजोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व मिले हैं, क्या स्रोत मिले हैं अभिलेख के। इन अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अब भारत में देख लेते हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अशोक ने, अब बताया आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड, तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, बहुत सारे स्तंभ बनवाए थे। ठीक है, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से है, अशोक के हैं। अशोक ने बहुत सारे दम बनवाए थे, बहुत सारी। आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे आगे वीडियो में, पता करेंगे, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। अधिकतर अभिलेख क्या है, ब्राह्मणी लिपि में है। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ट लिपि में है। ये चीजें ध्यान रखना फ्रेंड, जो चीजें बोल रहा हूँ ये चीजें आपको पेपर में सटीक तरीके से लिखनी है। ठीक है, आप थोड़ी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं और उत्तरी पश्चिमी भारत में कुछ अभिलेख खरोष्ट लिपि में है। और जो भारत में अभिलेख अशोक ने बनवाए थे वो किस लिपि में थे, ब्राह्मणी लिपि में थे।
और खरोश लिपि किस तरह फारसी की तरह होती है, तो दाई से बाई की ओर लिखी जाती है। जो खरोश लिपि क्या है, दाई से बाई की ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः यूनानी, ब्राह्मणी, खरोष्टी तथा आरमैइक लिपियों में मिले हैं। गुप्त काल से पहले अधिकतर अभिलेख प्राकृत में लिखे गए थे, यानी प्राकृत क्या है, भाषा है, प्राकृत भाषा में लिखे गए यदि गुप्त काल से पहले, किंतु गुप्त काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में है। गुप्त काल में फिर जब गुप्त काल का आया तो उन्होंने क्या अभिलेख लिखवाया, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, और जो अशोक का था वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ था। ये चीजें ध्यान रखना कि गुप्त भाषा में, यानी गुप्त काल में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और अशोक के काल में ब्राह्मणी लिपि में क्या लिखे गए थे, अभिलेख लिखे गए थे। अब दूसरा इसी में अभिलेखों में देख लेते हैं सिक्के। सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है कि उस समय की क्या मुद्राएं थी, किस तरह की मुद्रा थे, किस पदार्थ की मुद्रा थी, ये सारी चीजें पता करें। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। यानी सिक्के के जो अध्ययन करता है उनको क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं अध्ययन को। प्राचीन काल में लेन देन के लिए विनिमय व्यवस्था यानी बेटर सिस्टम के बाद सिक्के में प्रचलन में आए। पहले क्या बेटर सिस्टम ये होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु लेना है, यानी आपने मुझे चना दे दिया तो मैं आपको गेहूं दे दी, ये सिस्टम था। उस समय पैसे का लेन देन नहीं था, पैसे का प्रचलन नहीं था। लेकिन बेटर सिस्टम के बाद क्या आ गया, आपका सिक्के का प्रचलन आ गया, तो सिक्कों से लेन देन होने लगा। ये सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे सोना, ठीक है, मुख्य तो बहुत सारे सोने से भी सिक्के बनाए जाते थे, चांदी, तांबा, पीतल। इसके बाद फिर धीरे धीरे अब आप क्या है, स्टील में भी आने लगे हैं। उस समय क्या है, ज्यादा करके सोना, चांदी, तांबा इत्यादि से निर्मित किए जाते थे अशोक और गुप्त काल के समय में। प्राचीन भारतीय सिक्कों की एक विशेषता यह है कि इनमें अभिलेख नहीं पाए गए हैं। आमतौर पर प्राचीन सिक्कों पर चिन्ह पाए गए हैं। जो भारतीय के सिक्के, जो भारत के शासन काल के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया था, अभिलेख, उसमें अभिलेख कुछ लिखवाया नहीं था फ्रेंड। उसमें अभिलेख का अर्थ होता है किसी चीज पे कोई चीज लिखना, जैसे उस समय की भाषा क्या है, किस तरीके से क्या लिखा हुआ है, सन, मतलब ये सारी चीजें। और हमारे जो शासन काल के राजा थे, उन्होंने क्या सिक्कों पे क्या करवाया था, चित्र बनवाए थे, अपने चित्र बनवा लिए। जैसे अशोक के है या महाराजा, जितने भी महाराजा थे, उन्होंने अपने अपने चित्र बनवाए थे। लेकिन ठीक है फ्रेंड, तो प्राचीन भारतीय सिक्कों की एक विशेषता यह है कि इनमें अभिलेख नहीं पाए गए हैं। आमतौर पर प्राचीन सिक्कों पर चिन्ह पाए गए। इसी प्रकार सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, आहत सिक्के किसे कहता है, जिनपे चित्र पाए जाते हैं। इन सिक्कों का संबंध ईसा से पहले 5वीं सदी से है। उसके बाद सिक्कों में थोड़ा बदलाव आया। इन सिक्कों को तिथियां, राजा तथा देवताओं के चिन्ह अंकित किए गए। जैसे मैंने बताया था ना फ्रेंड कि ईसा से पहले क्या था, उस पे लिखाया जाता था, लेकिन ईसा से पहले 5वीं सदी में था। उसके बाद सिक्कों को थोड़ा बदलाव किया गया। उन सिक्कों पर क्या आने लगी, तिथियां, दिनांक आने लगे, राजाओं के चित्र आने लगे, देवताओं के चित्र आने लगे। ठीक है, ईसा से पहले। और ईसा के बाद फिर क्या, ईसा से पहले उसमें अभिलेख लिखे जाते थे, और ईसा के बाद क्या आते थे, उसमें तिथियां, राजा, देवताओं के चित्र आने लगे। आहत सिक्के के संबंध प्राचीनतम भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त होते हैं। यानी आहत सिक्के में समझ लो फ्रेंड क्या है, जिन पे चिन्ह पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। ये चीजें ध्यान रखना है। और सबसे आहत सिक्के कहाँ सबसे ज्यादा पाए गए हैं, मगध में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अपने भारत में ही ये सब चीजें। अब सिक्के के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्वर्ण मुद्राएं, जैसे उस समय किस किन धातुओं से बनते थे, तो जैसे स्वर्ण मुद्राएं हैं, और चांदी की है, तांबे की, इन सबके। तो सिक्के में थोड़ा सा स्वर्ण मुद्राएं के बारे में पता करते हैं। तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए। और इन शासकों ने सिक्के के निर्माण में डाई विधि का उपयोग किया। ये विधि आगे तक चलती रही फ्रेंड। डाई विधि यानी एक सिक्का है, उसका एक आकृति बना लेना। ठीक है, उन्हें डाइयों से क्या करना, अनेक सिक्के बनाना। ठीक है, उसको क्या बोलता जाता है, डाई विधि कहा जाता है। और ये डाई विधि अभी तक चली आ रही है कोई एक पर्टिकुलर सिक्का होता है या फिर कोई एक नोट होती है, उसका एक
डाई बना ली जाती है और उन्हीं डाइयों से क्या किया जाता है, बहुतायत मात्रा में नोटे और सिक्के बनाए जाते हैं। सॉरी। आगे देखते हैं, कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए स्वर्ण मुद्राएं सबसे शुद्ध थी, जबकि गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। जो कुषाण शासकों थे उन्होंने सबसे शुद्ध सोने की सिक्के बनवाए थे, कुषाण शासकों ने, लेकिन गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। सातवाहन शासन में थोड़ी थोड़ी चीजें डिटेल में हम देख रहे हैं कि किन किन राजाओं ने किन तरीकों से सिक्के बनवाए थे और क्या क्या अपना उसमें छाप छोड़ी थी। सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी की। ठीक है। अधिकतर चांदी के होते हैं, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। यानी शुरुआत में अधिकतर चांदी के सिक्के होते थे और तांबे के सिक्के कम बनाए जाते थे, क्योंकि तांबे के सिक्के टूट जाया करते थे, ठीक है, और वो मुड़ जाया करते थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। पंच, ठीक है, यानी इनको पीट के बनाया जाता था एक डाई के माध्यम से। इन सिक्कों पर पेड़, मछलियां, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनाई जाती थी। यानी जो पंचमार्क थे, ठीक है, जिन पे चित्र बनाए जाते थे फ्रेंड, उनमें पेड़, जो कोई सिक्का है उस पर पेड़ बना है, मछली बनी है, सांड, हाथी, अदृश्य चंद्र आदि आकृतियां बनाई जाती थी। आज सिक्के के बारे में समझ लेते। आज सिक्के या पंचमार सिक्के, भारत के प्राचीनतम सिक्के आज सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा सिक्के कहते हैं। ठीक है, ठप्पा मारकर यानी कोई एक भारी वस्तु है और उसमें डाई लगा दी गई और उससे क्या किया गया, उसको पीटा गया, तो जो उसका निशान आ गया उसी तरीके से वो सिक्के बनाए जाते हैं। इस तरीके से आप देखोगे जो पुराने सिक्के हैं वो पर्टिकुलर कोई एक शेप में नहीं है, कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा, ठीक है, कोई मोटा, कोई पतला, क्योंकि उनको पीट के बनाया जाता था, जैसा बल लगता था उस तरीके से सिक्का बन के आता था। सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के क्या हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। आगे देखते हैं उसमें, ये पुरातात्विक वस्तुओं में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने अभिलेख के बारे में पढ़ा, फिर इसके बारे में सिक्के, अब मुद्राएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि आप वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण की शुरुआत कुषाण काल से होती है। यानी मूर्तियों की जो शुरुआत होती है हमारे कुषाण काल के राजाओं ने शुरुआत की थी। कुषाण गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान करता है। यानी जो मूर्तियां थी उस समय क्या है, राजाओं के, ठीक है, जो जन समान धार्मिक भावनाएं हैं उनको प्रकट करती हैं मूर्तियां। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मूर्तियां भी प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। यानी उस समय की मूर्तियां से भी पता चलता है कि उस समय लोग किस तरीके से रहते, उनका पहनावा क्या था, ठीक है, और किस तरीके से लोग पाए जाते थे, कितनी हाइट थी, मतलब बहुत सारी चीजें पता चलती है मूर्तियां से। मूर्तियों से उस काल में संस्कृति तथा कला संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, मूर्ति से क्या पता चलता है, उस समय की संस्कृति, उस समय की कला, ये सारी चीजें पता चलती है वह मूर्तियों से। जैसे कुषाण काल की मूर्ति काल में यूनानी प्रभाव अधिक दिखाई देता है। पाटलिपुत्र, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला व मथुरा से प्राप्त मूर्तियां तथा अजंता, एलोवेरा, सांची, बरहुत के स्तूप गुफाओं से वहां की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो पाटलिपुत्र से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, अजंता, एलोवेरा की गुफाओं से, सांची स्तूपों से जो हमारी मूर्तियां प्राप्त हुई है, उनसे क्या चलता है, भारतीय संस्कृति को जानने का स्रोत पता चलता है। आगे देखते हैं। अब ये सारे खत्म हो गया, हम आ गए साहित्यिक स्रोत में। हमारे पुरातात्विक स्रोत खत्म हो गए, इसके बाद हम साहित्यिक स्रोत, और इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो एक एक चीज देखना, आप अगर पेपर में इतना लिख के आ जाएंगे फ्रेंड, तो डेफिनेटली आपको कोई फेल नहीं कर सकता और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो दूसरा देखते हैं साहित्यिक स्रोत। भारत के इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक स्रोत साहित्यिक स्रोत है। यानी भारत को जानने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। प्राचीन काल में पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों को
पांडुलिपि कहा जाता था। यानी हाथ से जो लिखी गई पुस्तकें थी उन्हें क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपियों को ताड़ पत्रों तथा भोज पत्रों पर लिखा जाता था। ठीक है, पांडुलिपियों को किस पर लिखा जाता? ताड़ के पत्तों पर तथा भोजपत्र होते थे। जैसे भोजपत्र आप देख रहे होंगे फ्रेंड, कागज के, अरे सॉरी कागज बोल रहा हूँ, कपड़े के जो वस्तुएं होती थी उन पे, और जो तांबे के प्लेट थे उन पे लिखा जाता। बहुत सारी जैसे उस समय की वस्तुएं थी उसे लिखा जाता था। हाथ से लिखी गई, ठीक है, कला को क्या कहते थे? पांडुलिपि कहा जाता था। अब साहित्य स्रोत के प्रकार क्या है, यानी साहित्य स्रोत को किस तरीके से पहचानेंगे और किस उनके क्या क्या स्रोत है। तो साहित्य स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। तो पहला धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक साहित्य कैसे? भारत में प्राचीन काल में तीन मुख्य धर्म, हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक है, भारत में प्राचीन काल में तीन मुख्य धर्मों का उदय हुआ। पहला हिंदू, बौद्ध, जैन। इन धर्मों के विस्तार के साथ साथ विभिन्न दार्शनिकों, विद्वानों तथा धर्माचार्यों द्वारा अनेक धार्मिक पुस्तकें लिखी गई। जो हमारे इन धर्म के जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या किया? अपने धर्म के लिए अलग अलग पुस्तकें लिखी। जैसे हिंदुओं ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। आपने हिंदू से जो हिंदू धर्म में आपको क्या है, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सारी चीजें क्या है? हिंदू धर्म में। बौद्ध धर्म के इस तरीके से हैं, जैन धर्म के अलग अलग, ठीक है, मानने वाले हैं। इन्होंने अपनी अपनी एक पुस्तकें लिखी है। ठीक है, जिनके विद्वानों थे उन्होंने एक अपने अपने धर्म के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। इन रचनाओं में प्राचीन भारत के समाज, सांस्कृतिक स्थापत्य, लोगों की जीवन शैली व अर्थव्यवस्था इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। जो उस समय के दार्शनिक थे, विद्वान थे, उन्होंने क्या जब पुस्तकें लिखी तो उनमें बहुत सारी जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के बारे में लिखा है। धार्मिक साहित्य की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। हिंदू धर्म में संबंधित साहित्य। हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य को देख लेते हैं। तो हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। हमारा जो सनातन धर्म है फ्रेंड, बहुत सदियों से चला आ रहा है। भारत में इसका उदय होने से प्राचीन भारत की विस्तृत जानकारी हिंदू धर्मों संबंधित पुस्तकों से मिलती है। बाकी ये सब जो जितने भी धर्म निकले हैं अपने सनातन धर्म से निकले हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ, पुस्तकें तथा महाकाव्य इत्यादि का रचना की गई। इनमें प्रमुख रचनाएं किस प्रकार है हम देख लेते हैं। तो वेद है, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, रामायण, महाभारत। ठीक है, ये सारी चीजें क्या निकली है? पुस्तकें लिखी गई हैं, पुराण महाकाव्य लिखे गए हैं। ठीक है, इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। जो वेदों में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। आप लोगों को पता ही होगा। आगे देखते हैं वेद। वेद किसे कहते हैं? हिंदू धर्म में वेद अति महत्वपूर्ण साहित्य है। वेद की कुल संख्या 4 है। ठीक है, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारी चीजें आपको लिखनी है साहित्यिक स्रोत में, बिल्कुल आप स्किप ना कर सके। ठीक है फ्रेंड, ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है। इसकी रचना लगभग 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय काल में की गई थी। दूसरा देखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों को वेद के साथ साथ संलग्न किया जाता है, यानी वेदों में ब्राह्मणों को जरूर जोड़ा जाता है। इनके साथ जोड़ा गया है, ब्राह्मण को वेदों के साथ जोड़ा गया है। ब्राह्मण वेदों के ही भाग हैं। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण अलग अलग हैं। अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण है। जैसे ऋग्वेद के अलग ब्राह्मण है, मतलब जिन वेदों की रचना किसने की है? प्रभु ने की है, और जो उसको वास्तविक रूप में लेके आए हैं वो ब्राह्मण ही लेके आए हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ गद्या शैली में है। इनके विभिन्न विधियां विद्वानों द्वारा कर्म कांड का विस्तार वर्णन है। ब्राह्मणों ने वेदों की सरल शब्दों में दिया है, यानी ब्राह्मणों ने संस्कृत का ज्ञान, जैसे ज्ञान होता है, संस्कृत के ज्ञाता थे ब्राह्मण, उन्होंने क्या किया है? उस भाषा को सरल शब्दों में तोड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के उदाहरण है। ऐतरेय तथा शतपथ। आगे देखते हैं वेदांग। जैसा नाम से स्पष्ट होता है, वेदांग वेद का अंग। वेदांग का अर्थ क्या आता है? वेदों का अंग। वेदांग में वेद को गुप्त ज्ञान
सरल शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, वेदांग क्या है फ्रेंड? वेदों का ही अंग है, लेकिन इसको क्या है, जैसे आपने रामायण महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में जो सबसे सार है वो क्या है? हमारी भगवत गीता। उसी तरीके से वेदों में वेदांग होता है, और इसमें संपूर्ण वेदों की स्पष्ट भाषा में और सरल शब्दों में लिखा गया होता है। तो वेदों में वेदांग में देखते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिलिपि, कुल 6 वेदांग है। ठीक है, वेदों के क्या है? 6 वेदांग, 6 वेदांगों में बांटा गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिलिपि। ठीक है, कुल 6 वेदांग है। दूसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं उपनिषद। उप का अर्थ होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या ज्ञान गुरु के समीप बैठकर गुप्त ज्ञान दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपनिषद। यानी अपने गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपनिषद। मैंने आपको वार्निंग कर रहा हूँ कि आप जो साहित्यिक स्रोत है आपको जरूर लिखना है। वेद, वेदांग और जो उपनिषद है इनके बारे में जरूर लिखना है, ताकि इससे टीचर को पता चले कि आपने साहित्यिक स्रोत के बारे में और बहुत सारी जानकारी है और आपने अच्छे से पेपर में लिखा है। उपनिषद भारतीय दर्शन को प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या है 108 है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। ठीक है, उपनिषद तो वैसे 108 है, लेकिन जो प्रमाणित है उपनिषद में 12 है। वो क्या क्या है? ईश, केन, कंठ, प्रश्न मंडक, मांडक्य, तैतनीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप बस इतना लिख सकते हैं कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108, किंतु प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? 12 है। अगर जिस बच्चों को याद हो जाता है 12 उपनिषद, वो तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को याद नहीं होता, बस आप इतना लिख सकते हैं कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन जो प्रमाणिक उपनिषद है वो टोटल कितने हैं? 12। नाम लिखने की जरूरत नहीं है। 5वां देख लेते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, ये तो सबको पता होगा। रचना के समय रामायण में कुल 6000 श्लोक थे, परंतु समय के साथ साथ इनमें बढ़ोतरी की गई। श्लोकों की संख्या पहले से बढ़ाकर 12000 तथा उसके पश्चात यह रचना 24000 कर दी गई। पहले क्या था? 6000 था, फिर 12000 किया गया श्लोक, फिर 24000। इसी तरीके से जैसे जैसे लोग इसका क्या कर रहे हैं? तोड़ कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, उसी तरीके से वो अपने श्लोकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। 24000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या 7 खंड है फ्रेंड रामायण में? पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा क्या है? अरह कांड, तीसरा है किष्किंधा कांड, और चौथा है सुंदर कांड, और 5वां है, छठा है युद्ध कांड, और 7वां क्या है? उत्तर कांड। एक बार और फिर से लिख देते हैं। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरहण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, छठा है युद्ध कांड, और 7वां है उत्तर कांड। ये कांड जरूर लिखने हैं रामायण के बारे में कि रामायण को 7 खंडों में बांटा गया, और ये कांड निम्नलिखित इस प्रकार है। छठा है महाभारत। महाभारत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। यह एक काव्य ग्रंथ है। इसे पंचंग वेद भी कहा जाता है। रचना के समय इनमें 8800 श्लोक थे, जिस कारण इसे जय संहिता कहा जाता है। कालांतर में श्लोकों की भी संख्या बढ़ाकर 24000 कर दी गई। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इस आपके महाभारत में भी श्लोकों को संख्या को बढ़ा दिया गया, जिस कारण इसे भारत कहा गया है। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1,00,000 होने के कारण इसे महाभारत कहा गया। ठीक है, पहले 24000 श्लोक थे तो उसे भारत कहते थे, लेकिन गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1,00,000 होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? महाभारत। महाभारत के भाग देख लेते हैं। महाभारत के कुल कितने भाग हैं? 18 भागों में बांटा गया है। पहला आदि, दूसरा है सभा, तीसरा है वन, चौथा है विराट,
पांचवा है उद्योग, छठा है भीष्म, सातवां है द्रोण, आठवां है गण, नौवां है शल्य, दसवां है सौप्तिक, 11वां है स्त्री, आगे फिर शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, फिर मौसल, महास्नातिक, और अंतिम है स्वर्गारोहण। ये सारी चीजें आप इतना भी लिख सकते हैं, महाभारत के भाग में कुल 18 भाग होते हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो जाती है ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हो पेपर में। ठीक है, सातवां है पुराण। पुराण में देख लेते हैं, भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में से मिलता है। पुराण सबसे पुराने होते हैं, वेद पुराण ये सारी चीजें क्या है, बहुत पुरानी है। रचयिता क्या है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, पुराणों की रचना किसे कहा जाता है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, पुराण और महाभारत दोनों की कितनी है, 18। अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी चौथी शताब्दी में हुई थी। ठीक है, अमरकोश में पुराणों को 5 विषय बताए गए हैं। ठीक है, अमरकोश में पुराणों को 5 विषय में बताया गया है। मार्कंडेय, बाहगढ़, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण है और शेष बाद की रचना है। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंश का विवरण है। मत्स्य पुराण आपने देखा हो तो उसमें राजा वंश के बारे में बताया गया है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अब तीसरा आ जाते हैं लास्ट, विदेशी यात्रियों के स्रोत। हमने इसमें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों के बारे में पता चल गया, आप विदेशी यात्रियों के स्रोतों के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों से अभी भारत को प्राचीन इतिहास को जानने का सटीक जानकारी मिलती है। ये विदेशी लेखक विदेशी राजाओं के साथ भारत आए, भारत की यात्रा की, उसके बाद उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन किया। विदेशी साहित्य इसके स्रोत हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यूनानी लेखक, अरबी लेखक, तीसरा है चीनी लेखक। यूनानी लेखक थे हेरोडोटस, जिसे क्या कहा जाता है, इतिहास के जनक के नाम से भी जाना जाता है हेरोडोटस को। वह टीसीएस का वर्णन यूनानी लेखों में सबसे प्राचीन है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक ने भारत और फारस के संबंधों पर प्रकाश डाला था। यानी हेरोडोटस ने क्या लिखा, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिका, और उसमें क्या भारत और फारस के संबंध में प्रकाश डाले कि भारत और फारस के संबंध क्या क्या थे। ठीक है, इस तरह हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, पिता कर लीजिए, जनक कर लीजिए। ठीक है, निरियाकस, ओनस्क्रिटियस और अस्टिटोबुलस ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजपूतों मेगस्थनीज, डायमेकस, डायनोसियम्स के नाम से उल्लेखनीय है। ठीक है, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए हैं। इनमें मेगस्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किया था। ठीक है, उसके द्वारा संचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। ये चंद्रगुप्त के बारे में उन्होंने क्या लिखा था, मेगस्थनीज ने इंडिका एक पुस्तक लिखी थी। आगे देखते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भारत आए थे। 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया था। अरब शासकों के साथ उनके लेखक और कवि भी भारत आए। ठीक है, 9वीं शताब्दी के साथ सुलेमान भारत आया। उसने पाल और
प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। अलमसुद्दीन ने राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में वृत्तांत लिखा है। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक एवं हिंद में गुप्त काल के समाज के बारे में लिखा है। ठीक है फ्रेंड, यानी कहने का अर्थ है कि जो अरबी लेखक थे जो भारत में आए, ये अरबी हो गए आपके, और आपके जो यूनानी हैं और जो चीनी लेखक थे, ये जब भारत आए तो उस समय उन्होंने क्या देखा कि जो राजा महाराजा थे उनका शासन क्या था, ठीक है, किस तरीके से वो शासन चलाते थे। ठीक है, और वो जब आए अरबी लेखक तो उन्होंने अपने साथ साथ क्या चेले भी लेके आए, साथ में लेखक भी लेके आए, क्योंकि वो राजा महाराजा तो उन्होंने लिखा नहीं, अपने जो संबंधी जो आप उनके दोस्त थे, जो उनके चेले थे एक तरह से, जो किताबें लिखते थे, उनसे क्या लिखवाई, राजाओं के बारे में लिखा है कि इनकी शासन व्यवस्था क्या थी। तो जैसे सुलेमान ने पाल शासकों के बारे में लिखा, अलमसुद्दीन ने राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में लिखा, अल-बरूनी ने गुप्त काल के बारे में लिखा। ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने एक पुस्तक में लिखी। तो लास्ट ये हमारा खत्म हो जाता है फ्रेंड। तो अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आती तो आप दोबारा वीडियो जरूर देखें और एक एक चीजें नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है, और आगे चल के इसी तरीके से मैं सारा इवेंट कराऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड। और बिल्कुल आपकी पढ़ाई के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।